सबसे ज़्यादा सीटों पर इस 5वें चरण में ही वोटिंग हो रही है और ये चुनाव कई मौकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस देश के संसदीय राजनीति के मद्देनज़र 2014 एक ऐसा पड़ाव माना जा रहा है जिसके बाद क्या तमाम परिस्थितियां बदल जाएंगी। राजनीतिक दलों के भीतर एक नेताओं की पूरी फौज की विदाई होगी, नई एंट्री होगी। छत्रपों को लेकर जो मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद से परिस्थितियां बनी उसमें कोई परिवर्तन आएगा। हमारे रिपोर्टर लगातार लगे हुए हैं, नेताओं के बयान लगातार इस दौर में आ रहे हैं। डालने के लिए तमाम कद्दावर नेता, लालू यादव हों चाहे अन्ना हजारे, वह भी नजर आई, राबड़ी देवी, वीरप्पा मोइली, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्तार अब्बास नकवी, हर कोई अपने अपने क्षेत्र में पहुंचे। जो उम्मीदवार नहीं भी हैं लेकिन उनका उस इलाके में जहां पर वोटिंग है वहां वो पहुंचे। और बड़ा महत्वपूर्ण है, लालू यादव की बेटी लड़ रही है पाटलिपुत्रा से, लेकिन उनका नाम पटना साहिब में आता है, वहाँ वोट डालने के लिए पहुँचे। वहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा पुराने सांसद हैं, वो वहाँ से चुनाव मैदान में है। ये सारी परिस्थिति अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से बताई जा रही है। वो कौन से कैंडिडेट हैं, हम जरा आपको कैंडिडेट दिखाते चलते हैं एक बार। मसलन बिहार के पाटलिपुत्र रामकृपाल यादव, मीसा भारती, रंजन यादव, तीनों यादव वोट बैंक में, तीनों को सेंध लगानी है। तीनों की पहचान कभी एक साथ जुड़ी हुई थी आरजेडी के साथ, अब तीनों अलग अलग हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन अमरुल्ला तो नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में थी, छोड़ के आ गई, सिस्टम ठीक नहीं लगा। गोपाल सिन्हा जेडीयू के और कुणाल सिंह कांग्रेस के। शत्रुघ्न सिन्हा तो सिटिंग एमपी हैं ही जो चुनाव लड़ रहे हैं। एक वक्त था कि यहाँ पर बात हो रही थी रविशंकर प्रसाद को उतार दिया जाए, नहीं माने, उन्होंने बोला खामोश, अपन रहेंगे वहीं पर तो वहीं पर। ललन सिंह नीतीश के करीबी जेडीयू से, प्रगति मेहता आरजेडी से, वीना देवी एलजेपी से। ये मुंगेर की सीट है जहां से त्रिकोणीय मुकाबला है। और ये हम बता दें कि दरअसल रामविलास पासवान जब निकल कर बीजेपी के साथ आए हैं, सामाजिक समीकरण थोड़े से डगमगाए हैं जो पुराने बने हुए थे। दूसरी स्थिति, जेडीयू निकल कर जब आ गया है अकेले, बीजेपी अलग हो गया है, तो भी स्थितियां बदली हैं। अभिषेक सिंह बीजेपी के, कांग्रेस के कमलेश्वर वर्मा जो छत्तीसगढ़ राजनांदगांव, ये हम बता दें दरअसल राजनांदगांव में वो बेटे थे रमन सिंह के, अजीत जोगी, अपनी पुरानी सीट महासमुंद, वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को ऑप्शन नहीं मिलता है, बार बार अजीत जोगी का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है। चंदूलाल शाह बीजेपी के हैं, उनकी तस्वीर यहाँ नहीं है, महासमुंद में बारा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ये बड़ा रोचक है, कौन इनके खिलाफ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं। मोदी वर्सेस गुलाम नबी आज़ाद है ये उधमपुर, ये तराई के नीचे का इलाका है, जम्मू से सटा हुआ इलाका है, घाटी का इलाका ये नहीं है। वैसे झारखंड रांची में सुबोध कांत साहब पर्यटन मंत्री थे, कोयला घोटाले के चक्कर में ये भी फंसे। अमिताभ चौधरी जेवीएमपी, सुदेश महतो आसूफ और राम टहल चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मुकाबला चौकोणीय है। मधु कोड़ा की पत्नी सिंहभूम से चुनाव लड़ रही हैं, गीता खोड़ा। मधु खोड़ा खुद जेल में। करिया मुंडा बीजेपी के खूंटी उम्मीदवार, पुराने उम्मीदवार हैं, पुराने नेता हैं। जयंत सिन्हा, पिता ने बेटे को इस बार शिफ्ट कर दी टिकट। यशवंत सिन्हा मोदी की बुराई भी कर चुके थे, फिर तारीफ भी करने लगे। ये जो अप डाउन्स थे उसके बीच में बेटे को टिकट दे दी गई। धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह के भतीजे हैं, बदायूं से लड़ रहे हैं। परिवारवाद मुलायम सिंह यादव के साथ खास तौर से है। मेनका गांधी पीलीभीत से इस बार शिफ्ट हुई हैं, पिछली बार पीलीभीत से इनके बेटे लड़ रहे थे वरुण, इस बार ये पीलीभीत आई हैं और ये एक इनकी पारंपरिक सीट रही है मेनका गांधी। तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़, निशांची, सिल्वर मेडल जीतने वाले ओलंपिक में, वो जयपुर ग्रामीण से। सचिन पायलट अजमेर से इस बार लड़ना नहीं चाहते थे, फंसे हैं लेकिन दोबारा लड़ रहे हैं। चंद्रेश कटोच कांग्रेस की, जोधपुर राजस्थान से, एक पहचान है शाही अंदाज में इनका। जसवंत सिंह देखिए कभी बीजेपी को बनाया और अब बीजेपी के खिलाफ है। सोनाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी को लेकर आया गया वसुंधरा के जरिए और उनको हटा दिया गया। गिरिजा व्यास की भी चित्तौड़गढ़ में बड़े तादाद में यहाँ पर राजपूत वोट है। एक वक्त ये भी हो रहा था कि कहाँ से लड़ेंगे। राजनाथ सिंह तो एक जब बार ये भी जहन में आया था चित्तौड़गढ़ तो नहीं चले जाएंगे। दुष्यंत सिंह झालावाड़ से, ये बेटे हैं वसुंधरा के, राज्य के मुख्यमंत्री के। रमन सिंह के भी बेटे हैं और वसुंधरा के बेटे भी चुनाव मैदान में हैं। कर्नाटक में खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस के देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ कहीं दाग जुड़ता है तो यहीं आकर जुड़ता है। बी श्रीमालू, खुले तौर पर विरोध किया गया था इस नाम का सुषमा स्वराज के जरिए, लेकिन बेल्लारी से इन्हें टिकट दे दिया गया, पार्टी में एंट्री, फिर टिकट भी दे दिया गया। धर्म सिंह मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, कर्नाटक में कुछ दिन तक रहे थे। बीदर से चुनाव लड़ रहे हैं। येदियुरप्पा का हम लोग इंतजार कर देखिए आ गया। बीजेपी शिमोगा से लड़ रहे हैं, दाग लगा, बाहर चले गए, बोले हमें क्लीन चिट मिल गई, अंदर ले आइए, अंदर आ गए। मोदी के पक्ष में तब से बोलने लगे जैसे ही मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उछला। HD देवगौड़ा, हाल में मोदी पहुंचे कर्नाटक में भाषण देने के लिए, तो उन्होंने देवगौड़ा साहब से कहा गुजरात आके बस जाइए, मैं आपसे बेटे से अच्छी आपकी देखभाल भी कर लूँगा। बेंगलोर नॉर्थ में सदानंद गौड़ा बीजेपी के उम्मीदवार हैं।
ये लड़ रहे हैं। कर्नाटक की सभी सीटों पर हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। नंदन नीलकेणी, अनंत कुमार। हम इसका जिक्र यहाँ पर रोक के सीधे चल रहे हैं प्रतिभा रमण के पास। प्रतिभा, आप बेंगलोर में मौजूद हैं। नंदन नीलकेणी जाने जाएंगे भारतीय राजनीति में, एंट्री इनकी आधार कार्ड बनाने को लेकर हुई। इनका अपना राजनीतिक आधार अब क्या है बेंगलोर में, क्या देख पा रहे हो? हाँ, यहाँ पे खास तौर से कर्नाटका में जब आप देखेंगे तो 9 मिलियन पॉपुलेशन में एटलीस्ट 6.1 मिलियन वोटर्स है जो ये कह रहे हैं कि हमको एक फ्रेश फेस चाहिए। तो इस वोट बैंक को पकड़ रहे हैं बालकृष्णन और नंदन नीलकेणी जैसे लोग जो इन्फोसिस में अपनी कामयाबी दिखाए हैं और वो अपने हिसाब से खास तौर पे पॉलिटिकल लाइन में आके कुछ सर्विस करना चाहते हैं पीपल के लिए। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या बैंगलोर की सिटी एक फ्रेश फेस को देखती है या एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन को देखती है। ये खास तौर से बैंगलोर साउथ में भी चल रहा है और बैंगलोर सेंट्रल में भी चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे मिक्स के लोग हैं जो सिर्फ स्लम ड्वेलर्स ही नहीं या मुस्लिम की माइनॉरिटीज़ ही नहीं या एजुकेटेड पॉपुलेशन ही नहीं। अब यहाँ पे 1.5 मिलियन लोग हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है वो उनकी क्या मांग होगी। और ऐसे ही हमारे साथ है एक एजुकेटेड वोटर जो है। आप किसके पार्टी में अपनी वोट डालना चाहते हैं कि खास तौर से आप क्या एक फ्रेश फेस को देखना चाहते हैं या एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन को देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन को, फ्रेश फेस या सीजन नहीं। whoever comes, we want them to ensure that you have a better governance and not shirk away from responsibility. That's the reason we want to vote for, this time at least I don't want to vote for a fresh face. I want to vote for a seasoned politician because at least I'm assured of some governance. If I vote for a fresh face and if they don't keep up, the recent what has happened in Delhi. So लेकिन आपको नहीं लगता है कि जब ये फ्रेश फेस जो है जो पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन होगा? क्योंकि अब वोटर्स जो है अपने हाथ में ले रहे हैं इंडिया की जो फ्यूचर जो है। अभी ये नए पॉलिटिशियन या नए कॉर्पोरेट हॉन्चोस जो है अपनी कामयाबी पॉलिटिकल सिस्टम में दिखाएंगे तो आपको नहीं लगता है कि कुछ रेवोल्यूशन होगा? पॉलिटिक्स एंड कॉर्पोरेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। कॉर्पोरेट जैसा रन करते हैं ऐसा पॉलिटिक्स कंट्री नहीं रन कर सकते। तो द थिंग इज बिफोर गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स आई वुड वांट देम टू वर्क एट द ग्रास रूट लेवल फर्स्ट। पहले ग्रास रूट लेवल में काम करके कुछ ढंग का करके उसके बाद कंट्री को चेंज करने के लिए ट्राई करें। ऐसे थोड़ी होता है कि ऊपर जाके बैठ गया और सब चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो वी हैव टू वर्क फ्रॉम ग्राउंड, ग्रास रूट, do some changes, then work, bank on that and then go ahead. Yes, they did some good work in the corporate world, but that's a different ball game. It is not the same. Running a country is a diverse thing. You cannot put rules and people will not blindly follow. So you need to be sensitive. You need to understand the political, as it's a political game. It's not a simple thing as, I can declare dividend, I can declare bonus. It's not as simple as that. So it needs a different type of thinking. And as I said, let them work at grassroots level first and then we can see. थैंक यू सो मच। सो जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है वो एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन को देखते हैं क्योंकि उनका भरोसा अभी एक नए पॉलिटिशियन में जो है उनकी एक्सपीरियंस नहीं है। वो कॉर्पोरेट में कामयाबी दिखाए हैं लेकिन क्या वो पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे ही कामयाबी दिखाए हैं? ये कंफ्यूजन में है बैंगलोर के वोटर्स। चलिए प्रतिभा, ये बड़ी बात कही गई है क्योंकि बेंगलोर में नंदन नीलकेणी हैं जो इन्फोसिस से हैं, बालकृष्णन भी वहाँ पर आए हैं जो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। रामकृपाल जी, ये जो मसला आया इसमें एक हमारे जहन में एक सवाल आया कि दरअसल अन्ना आंदोलन के वक्त एक लिहाज से कहा जा रहा था कि जो कॉरपोरेट से जुड़े हुए लोग हैं वो आकर्षित उनका बहुत ज़्यादा था, जो एनजीओ थे उस स्टाइल में आंदोलन चल रहा था। उस शख्स ने एक बात कही कि पहले आपको ग्राउंड स्तर पे काम करना चाहिए। और इस दौर में अचानक हम लोग एक नई चीज़ महसूस कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस फेल हो रहे थे और अचानक लग रहा था प्रोफेशनल्स पॉलिटिक्स में आने के लिए बेताब थे, आए भी हैं। क्या ये एक संकट का दौर है या ये माना जाए कि नहीं, दोबारा लोग मथ रहे हैं इस लोकतंत्र में नए तरीके से? नहीं प्रसून जी, आप सही कह रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आप याद कीजिए सन 84-85 का जो चुनाव था उसमें भी जब अमिताभ जी इलाहाबाद से लड़ गए थे और बहुगुणा जी हार गए थे। कई बार ऐसा होता है कि दूसरी फील्ड के लोग, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट फील्ड के हों, प्रोफेशनल हो, आईटी हों, इंजीनियर हों, आते रहे हैं। लेकिन उस जो यंग वोटर ने एक बात कही है
बहुत सही बात है। हिंदुस्तान में राजनीति अभी राजमार्ग पर नहीं चलती है, वो पगडंडी पर ही चलती है। और जो सिर्फ हाईवे पर ड्राइव करना जानते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं कि पगडंडी पर ड्राइव कर सकें। तो फैक्ट ये है कि आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप सोचिए, रहीम ने कब किस ज़माने में लिखा था कि रहीमन इत्र गुलाब को गवई गाह कौन। आप पहले जा कर के इत्र वहाँ सीधे बेचने चले जाइएगा तो दिक्कत आएगी, पहले समझिए उसको। माओ से तुंग ने जो लिखा था कि गो टू द पीपुल, लिव अमॉन्ग देम, वर्क अमॉन्ग देम, लर्न देम, टीच देम एंड बिल्ड अपॉन व्हाट दे हैव। यानी पहले आप कुछ सीखिए, उनको समझिए, अपनी बात समझाइए और निर्माण वहाँ से शुरू कीजिए जो उनके पास है। तो प्रॉब्लम ये आएगी। ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आना नहीं, आप लोकप्रिय हो सकते हैं। सवाल इसलिए कर रहे हैं, हमारे जहन में थोड़ी आगे की परिस्थिति आ रही थी। मनमोहन सिंह ने कहाँ जमीनी राजनीति की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बन गए। एक मिनट, क्या ये वही परिस्थितियां हैं जो बार बार नरेंद्र मोदी की दिशा में ले जा रही हैं? नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि मनमोहन एक पूरा देश मानता है कि एक ऑनेस्ट आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनमोहन जी के व्यक्तित्व पर, निजी उन पर नहीं हुआ होगा, गलती हो गई होगी अनइंटेंशनल, लेकिन मैलाफाइड इंटेंशन के साथ नहीं। लेकिन विफल क्यों रहे? आप इसी से जवाब देख लीजिए ना कि 10 साल चलने वाला एक ईमानदार आदमी जिसके बारे में कहीं से कोई शक नहीं है, आखिर इस कदर अनपॉपुलर क्यों हो गया? मैं मनमोहन जी को व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप नेता हैं, आप घर के मुखिया हैं, तो जवाबदेही आपकी तो बनती ही है। आज जो यूपीए की हालत है उसमें ये नहीं हो सकता है कि नहीं मैं तो ईमानदार था, मैंने कुछ किया नहीं है। तो इसीलिए कि जिसको अनुभव नहीं है, जो इस हिंदुस्तान की पगडंडी पे चला नहीं है, प्रसून जी, उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। वो हाईवे कभी छोड़ नहीं पाएगा और हाईवे पर चलते हुए इस देश की राजनीति नहीं की जा सकती। इसलिए मोदी का कल मैं भी इंटरव्यू सुन रहा था, उस आदमी को आज वो कह रहा है एक चीज़ को कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि किसान अगर उस पर जा कर के देखना चाहे कि मैं इस चीज़ की खेती करता हूँ, हिंदुस्तान में कोई बता दे कि इसके कहाँ किस बाज़ार में ज़्यादा भाव हैं, तो आज वो अपने मोबाइल फ़ोन पे जान सकता है कि इसका बाज़ार भाव अगर इंदौर में ज़्यादा है तो इंदौर में बेच सकता है। कम से कम वो करें ना करें, लेकिन वो आदमी आज इस बात को लेकर के वो जानता है, उसको आम आदमी की नब्ज़ है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने यकीन है, मैं जो सुनी बात है वो आपको दोहरा रहा हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम तो यही देख रहे हैं। और एक मिनट मुझे और दे दीजिए। और आप सोच लीजिए, इस मुल्क में पिछले 10 दिनों से तमाम राष्ट्रीय मीडिया पर किस चीज़ पर बहस हो रही? 2 मुद्दे रहे, मोदी जी की पत्नी या कल टोपी। आप सोच लीजिए कि कहाँ ये बात हो रही है कि फसलों की कीमत कहाँ मिलेगी। इस एक आदमी जानबूझ करके ये चीज़ डाल रहा है और आप पूरा मीडिया जो है पिछले 10 दिन से, चाहे मैं शहर में हूँ चाहे मैं गांव में हूँ, किस बात पे बहस हो रही है? एक आदमी का दाम्पत्य जीवन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, दूसरा कल टोपी पर बात हो रही थी। तो मेरा ये कहना है कि नॉन इशूज़। और वो बंदा जो अभी वोटर था, देखिए वो क्या कह रहा है, वो पढ़ा लिखा था, अंग्रेज़ी में बोल रहा था, जाहिर सी बात है कि होगा, लेकिन वो सही कह रहा था कि पहले आप जानिए हिंदुस्तान को, यहाँ जानिए कि यहाँ का यूथ क्या चाह रहा है। वो वर्तमान और फ्यूचर की बात करना चाहता है और आप अतीत की बात कर रहे हो, उसको टोपी पहना रहे हो। तो मेरा ये एक इस देश के सामने वाकई सवाल है कि बेंगलोर में रहने वाला शख्स क्या बीदर से वाकिफ़ है, बेल्लारी से वाकिफ़ है, उन ग्रामीण हिस्सों से वाकिफ़ है? इस देश को समझने के लिए जो एक पूर्ण तौर पे किसी स्टेट्समैन की ज़रूरत होती है, क्या देश को अब भी उस स्टेट्समैन की ज़रूरत है? जनादेश चाहे मोदी के नाम पर हो रहा हो। इन सब सियासत के बीच आपको एक दूसरी सियासत की दिशा में ले चलते हैं। हम सीधे चल रहे हैं बख्तियारपुर। सुजीत झा मौजूद हैं। सुजीत, नीतीश कुमार की राजनीति अक्सर निशाने पर लेती रही लालू यादव को, और वहीं से उनकी राजनीति की एक शुरुआत होती है, बिहार में एक जगह मिलती है। लेकिन भारतीय राजनीति में दूसरा चरण शुरू होता है। जैसे ही वो बीजेपी का साथ छोड़ते हैं, वैसे ही लालू यादव का मुद्दा गौण हो जाता है, नया मुद्दा निकल कर आ गया, साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ये कैसी विचारधारा है जिसमें राजनीतिक तौर पे आपका बंटाधार होगा और सियासी तौर पर अगर मोदी देश में छा रहे हैं तो आप साथ क्यों नहीं खड़े हैं, जबकि आप 2002 के दौर में भी साथ खड़े थे? ये सवाल लोग नए तरीके से अब देखना समझना चाह रहे हैं। क्या बिहार में आज की तारीख में
चाहे केंद्र के चुनाव हों, नीतीश मुद्दा नहीं है, लालू मुद्दा नहीं है, रामविलास मुद्दा नहीं है, मुद्दा मोदी ही है क्या? देखिए प्रसून जी, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि दो जो धाराएं चल रही हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपीए हो, उसको लेकर लोग ज़्यादा तत्पर हैं और ये देखना चाहते हैं कि केंद्र में कोई सरकार बने तो वो विकास करे देश का। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, तो एक तरह से नाराजगी भी है और दूसरी तरफ एक दूसरा धड़ा जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर सामने चल रहा है, वो भी बात सामने आ रही है। क्योंकि हम लोग जो चुनाव अब तक कवर करते रहे हैं, पिछले 1-2 चुनाव कवर किए, तो उसमें ये था कि विकास मुद्दा हुआ करता था, लेकिन आज एक धर्मनिरपेक्षता भी एक मुद्दा है। लोग बोल रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष छवि का लोग होना चाहिए, लेकिन ये दो धड़े के बीच में नीतीश कुमार कहीं बीच में फंस से गए हैं और इसकी वजह से जनता जो है उनकी तरफ नहीं देख के वो कांग्रेस या आरजेडी की तरफ देख रही है या फिर बीजेपी एनडीए की तरफ देख रही है। तो ये यहाँ पर जो संकेत जो सामने आ रहे हैं, जो साफ स्पष्ट तौर पर मतलब बख्तियारपुर में जहाँ पर उन्होंने मतलब नीतीश कुमार का घर है, उनके पिताजी यहाँ पर रहा करते थे, तो वो वहाँ पे वो चीज़ें निकल के आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि आज के दौर में लालू ने कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए कितने कोशिश की उन्होंने, लगातार दिल्ली में बैठे रहे, लगातार सोनिया गांधी राहुल गांधी को मनाते रहे, केवल इसलिए कि एक जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहे उनके साथ, और आज वही हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आपको कोई ना कोई एक गठबंधन या कोई एक धड़ा लेके चलना पड़ेगा और ये बात आज स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। चाहे आप वो काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोग के सामने ये है कि केंद्र की सरकार बनानी है तो वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं। एक छोटा सा जवाब, क्या इस चुनाव में जातीय समीकरण टूटेंगे मोदी के नाम पर? निश्चित तौर पर ऐसा दिख रहा है कि जो हालांकि जात पात की बात करें तो बिहार में टूटना बड़ा मुश्किल है। पिछले 1-2 चुनाव में ऐसा लगा था कि विकास के नाम पर लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जात पात थोड़ा पहले से ज़्यादा उभर के सामने आया है।